पृथ्वी हमेशा चलती रहती है। यह हर 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। यह साल में एक बार सूरज का चक्कर लगाती है, जिससे हमें मौसम मिलते हैं। लेकिन एक तीसरी चाल है जो बहुत धीमी है और लगभग दिखाई नहीं देती। पृथ्वी अपनी धुरी पर धीरे धीरे डगमगाती है, जैसे कोई लट्टू घूमता है। इस चाल को इक्विनॉक्स का प्रिसेशन कहा जाता है और इसे एक पूरा साइकिल पूरा करने में लगभग 25,920 साल लगते हैं। इस धीमी डगमगाहट के कारण स्पेस में पृथ्वी का ओरिएंटेशन धीरे धीरे बदलता है। नतीजतन समय के साथ इक्विनॉक्स की जगह ज़ोडिएक में पीछे की ओर खिसकती है। हजारों साल पहले स्प्रिंग इक्विनॉक्स मेष राशि में हुआ था। आज इस धीरे धीरे हुए बदलाव के कारण वही इक्विनॉक्स मीन राशि में होता है। आसमान बदल गया है, भले ही हमारे कैलेंडर और सिंबल अक्सर नहीं बदले हैं। इस चाल ने ज़ोडिएक को समझने के दो अलग अलग तरीके बनाए। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इस्तेमाल होने वाला ट्रॉपिकल ज़ोडिएक मेष को स्प्रिंग इक्विनॉक्स से जोड़ता है और यह तारों के बजाय मौसमों पर आधारित है। ज्योतिष में इस्तेमाल होने वाला साइडेरियल ज़ोडिएक आसमान में असली नक्षत्रों को फॉलो करता है और धरती के डगमगाने का हिसाब रखता है। करीब 2000 साल पहले दोनों सिस्टम मिलते थे, तब से वे धीरे धीरे अलग हो गए हैं। इस बदलाव के असर दिख रहे हैं। नॉर्थ स्टार हमेशा से पोलरिस नहीं रहा है और हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। बहुत दूर भविष्य में एक और तारा वेगा उसकी जगह ले लेगा। इसी तरह सूरज अब उन्हीं नक्षत्रों में उन्हीं तारीखों पर नहीं उगता। हर इक्विनॉक्स अगले नक्षत्र में जाने से पहले लगभग 2160 साल तक एक नक्षत्र में रहता है। भारतीय एस्ट्रोनॉमी में इस अंतर को अच्छी तरह से समझाया गया था। ज्योतिष मौसमी राशि और तारा आधारित राशि, जिसे अयनांश कहते हैं, के बीच के अंतर को पहचानता है और पारंपरिक रूप से साइडरियल सिस्टम को फॉलो करता है, क्योंकि यह असली एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट को दिखाता है। मॉडर्न भारतीय एस्ट्रोलॉजी इस अलाइनमेंट को बनाए रखने के लिए आमतौर पर लाहिड़ी अयनांश का इस्तेमाल करती है। जब हम अखबारों में रोजाना राशिफल पढ़ते हैं तो वे आमतौर पर ट्रॉपिकल राशि का जिक्र करते हैं। हालांकि ये तारीखें जानी पहचानी हैं, लेकिन अब वे तारों की असली पोजीशन से मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए सूरज अब 21 मार्च को नहीं बल्कि अप्रैल के बीच में मेष राशि में आता है, बल्कि अप्रैल के बीच में मीन राशि में आता है। इक्विनॉक्स का प्रिसेशन हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स हमेशा बदलता रहता है और यहां तक कि समय और मौसम भी तारों के बैकग्राउंड में धीरे धीरे बदलते हैं। वाइल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स हमारे वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली सन को लेते हैं एंड सेकेंडली दे आर फॉलोइंग ए ट्रॉपिकल ज़ोडिएक। वो 22 डिग्री पीछे हैं, उनसे 22 दिन पीछे हैं, वो ट्रॉपिकल ज़ोडिएक को फॉलो कर रहे हैं और वो बोलते हैं जी हम तो डायरेक्टली सन को ले रहे हैं कि सन का एक्सप्रेशन ऐसा है। पर सन कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि सन के पास आप देखिए अपने फादर को, फादर कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। इट्स ऑलवेज मदर, मदर ही एक्सप्रेस करके आपको बताएंगी अपनी पर्सनैलिटी से कि ये आपसे उम्मीद है। तो सन साइन आप ले सकते हैं, लेकिन ना क्या वो काम करेगा। और हो सकता है वो, क्योंकि अगर आप एज पे हैं, आपका बर्थ रेट 22 दिन का ही फर्क है ना, एज पे अगर आपका बर्थ है तो आपको साइन के कुछ चीजें मैच कर जाएं, कुछ पैटर्न्स मैच कर जाएं, आपका सोल का फिगर मैच कर जाए। इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप देखेंगे ना कि आपका नाम, आपके काम करने के तरीके, हर चीज, यहां तक कि दशा का कैलकुलेशन चंद्रमा से है। तो आपका जो वक्त चल रहा है, जिसको कहते हैं ना कि मेरा वक्त खराब है, मेरा वक्त अच्छा है, वक्त का कैलकुलेशन चंद्रमा से है।
चंद्रमा जिस नक्षत्र में आता है उसकी दशा चलती है, फिर व्यक्ति बोलता है मेरी दशा खराब है। आप लैटिट्यूड ले रहे हैं पर आपकी पृथ्वी तो टिल्टेड है ना, ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी कंप्लीटली एक ही जगह पे है। और वो अपने एक्सिस पे जब वो घूमती है पृथ्वी तो वॉबल करती है, जिसको 50 सेकेंड पर ईयर का आर्क का प्रिसिशन है, जिसको बीज करेक्शन भी कहा गया पंचांग के अंदर। आप भी बोले हम 22 डिग्री नहीं लेंगे अकाउंट में, तो ये गलत है। मैं कहता हूं कि आप ना एक काम कीजिए, आप मत मानिए दोनों में से। मैं तो हमेशा ये बोलता हूं कि आप ना किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ओपन रहिए। तो आप एक काम कीजिए, आप ना चाहे वो इवेंट्स प्रिडिक्शन हो कि किसी का बर्थ टाइम लेके, दोनों में, ट्रॉपिकल में और साइडरियल में, क्या वो इवेंट उस दिन हो रहा है। दूसरी चीज, क्या मौसम में, क्या संक्रांति वाले दिन आपको ऊर्जा चेंज होती है दिखाई दे रही है। आप ऑब्जर्वेंट तो बन जाइए। आप जो अगर ऑब्जर्वेंट बन जाएंगे ना, आपको देखा हाँ संक्रांति वाले दिन हर बार एनर्जी डिस्टर्ब है। अच्छा, मैं आपको ना एक बहुत सिंपल चीज बोलता हूँ। देखो, संक्रांति वाले दिन ना जो चीज लॉन्च होती है वो या तो एक्सट्रीमली खराब जाती है, वो उसके अंदर ना एनर्जी नहीं होती, या वो एक्सट्रीमली हाई जाती है। रीजन बीइंग इज वो टिपिंग पॉइंट पे है। सन अपना घर बदल रहे हैं, यही संक्रांति है। 15 मई से 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 15 जून, 30 दिन के अंदर संक्रांति आती है। लगभग 15 तारीख के आसपास की संक्रांति होती है। आप ऑब्जर्वेंट बन जाइए सिर्फ। आप ये देखिए कि क्या आज एनर्जी डिस्टर्ब है, क्या आज हमारे काम करने के तरीके के अंदर, जिस तरीके से हम डेली काम करते हैं, क्या उसके अंदर खलल पैदा किया जा रहा है। एंड आपको लगेगा कि हर बार संक्रांति स्पेशल होती है। इसलिए संक्रांति वाले दिन वो लगे कि आप मंदिर जाइए, दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए, जो भी फ्रूट्स उस सीजन के आ रहे हो वो लीजिए और दान कीजिए, ताकि ये महीना हमारे लिए अच्छा जाए। यही संक्रांति वाले दिन दिखाई जाता है। तो आप ट्रॉपिकल और साइडरियल में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बहस करते हैं। मैं बोलता हूँ यार मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरा काम है प्रेडिक्शन करना। एट द एंड ऑफ द डे मेरे को प्रेडिक्शन चाहिए, चाहे वो एक स्नोइंग ग्लोब से हो रहा हो, मेरे को उसमें भी खुश हूँ, मेरा काम हो उससे भी चल रहा है। पर मैं दोनों को ट्राई करूंगा, मैं दोनों में ऑब्जर्व, इसलिए मैंने ट्रॉपिकल ज़ोडिएक ट्राई किया, ऐसा नहीं मैंने नहीं किया, मैंने ट्राई किया। एंड देन आई रियलाइज्ड कि इवेंट्स ऑफ हो रहे हैं, चार्ट्स ऑफ जा रहे हैं, डिविजनल चार्ट्स ऑफ जा रहे हैं। और आप जब बोल रहे हो कि आप ट्रॉपिकल ज़ोडिएक यूज करोगे, मैं ओपनली बोलता हूँ कि आप ना मेरे साथ बैठ जाओ, हम दोनों में से कोई एक मुक्त होकर उठेगा कि हम ना 100 चार्ट्स करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के, जो हमने रीडिंग्स करे हैं। और मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा, देखो ये बंदा फिनटेक का है, ये डॉक्टर का है, या फिर आप 10 चार्ट्स लीजिए, मेरे से प्रेडिक्शन करने दीजिए, आप भी प्रेडिक्शन कीजिए, जो ज़्यादा अच्छा करेगा वो उसकी मानेंगे। तो तरीका ये है ऑब्जर्वेशंस का। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस बात पे अटक जाएंगे कि नहीं हम पहले से ट्रॉपिकल यूज़ करते आ रहे हैं और हम इस चीज़ के लिए ट्रॉपिकल यूज़ करेंगे, तो आप फेल हो जाएंगे। हम लोग सिड्रल एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सिड्रल एस्ट्रोलॉजी को हम लोग फॉलो करते हैं। उसमें हम लोग जो सूर्य का जो मेष राशि में जो एंट्री है, जो पॉइंट है, उसको हम लोग पकड़ते हैं। वो लोगों में ट्रॉपिकल में 6 आवर्स का डिफरेंस है, हम लोगों में 365 ईयर्स पॉइंट सम 5 आवर्स और 48 मिनट्स का कुछ कैलकुलेशंस है। और उनका जो टाइम है तो वो इट विल टेक लॉन्ग टाइम एक्चुअली। उससे बोलते हैं कि जो इसका अन्यांसा का जो पोजीशन है, जो 2350 का जो पॉइंट है, अगर वो एक जो हम लोग मेष से पकड़ते हैं, वो लोग जो चेंज होता है उससे पकड़ते हैं, अगर वो 25-26 हज़ार साल अगर बाद में जाएंगे तो उसमें अन्यांसा में 1 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। बट इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, इसका रिफ्लेक्शन डायरेक्टली नहीं दिखता है। और वो ट्रॉपिकल कैलेंडर के लिए और सिड्रल कैलेंडर के लिए उसका यूज़ होता है। जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करते हैं वो आम पब्लिक के लिए उसका कोई बेनिफिट नहीं है। पराशर जी क्या बोल रहे हैं, पहले तो ये देख लो, विष्णु पुराण किताब है। एटलीस्ट ब्रिटिश ऑक्सफोर्ड में मानते हैं कि इट इज़ एब्सोल्यूट, एकदम पक्का है, ऑथेंटिक है, कोई गोलमाल नहीं हुआ उसमें। ठीक है, वहाँ किसने वो सिखाया? इट इज़ बेसिकली पराशर अपने परम शिष्य मैत्रेय को सिखा रहे हैं। बृहद पराशर में भी पराशर ने मैत्रेय को सिखाया है ना, दोनों में है। वहाँ उन्होंने ये बात कही 2 प्रकार के चक्र हैं ज्योतिष में, एक है निर्याण चक्र, एक सायन चक्र। नाम भी देखो, निर आयन, आयन से आता है अयन अंश, अयन अंश
एक शब्द है अयन अंश बोलते हैं ना, है ना, वो अयन का अंश है, अयन का अंश है अयन अंश। अयन इज, आप देखोगे ये सारा ये भाचक्र जो है ये ऐसे स्वयं घूम रहा है, ये सारा ऐसे घूम रहा है, ये परिक्रमा कर रहा है। मगर ये भाचक्र परिक्रमा कैसे कर सकता है? कर रहा है। और एक सेंटर जिसको हम बोलते हैं गैलेक्टिक सेंटर, वो हमारे किताबों में विष्णु नाभि बोला जाता है। विष्णु नाभि का वो चक्कर काट रहा है। ये सारा ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड विष्णु नाभि का काट रहा है। वो परिक्रमा कर रहा है ना। तो हमारे लोगों को ये बात पता था और हमने इसकी कैलकुलेशन की। ये देखो 25,000 साल में ये पूरा चक्कर काट देता है, 24,000 25 साल में काट देता है चक्कर। मतलब 72 साल में, 72 ईयर्स में हाफ डिग्री। 1 डिग्री कितना टाइम लेता है? 144 ईयर्स। 1 डिग्री बहुत मेहनत लेता है। 1 डिग्री, एक अंश बोलते हैं उसको। एक अंश जो है, अंश 144 ईयर्स, उसको नारायण दशा बोला जाता है। एक दशा भी है नारायण दशा। उसको वो एक जो 144 ईयर्स आता ना, वो आया वहां से। ये पूरा घूम रहा है ऐसा। अच्छा, 2 तरीके से हम देख सकते हैं। अगर हम नारायण को केंद्र रख करके बोलते हैं कि सारा घूम रहा है, तब वो स आयन, स मतलब विथ आयन, हम आयन के साथ चल रहे हैं, नारायण के साथ चल रहे हैं। दैट इज ट्रॉपिकल। हम तारों को पकड़ रहे हैं, वो नक्षत्र पकड़ रहे हैं। अच्छा, नक्षत्र मगर रात को दिखते हैं, दिन में कहाँ दिखते हैं? ट्रॉपिकल क्या होता है? ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक्स, मतलब ये तारे नक्षत्र से कोई मतलब नहीं है, वो तो बहुत दूर हैं, हमें उनसे क्या मतलब है, हम तो यहाँ ठहरे हुए हैं। निरायन, हम वो आयन को नहीं मानते, वो तारों को नहीं मानते, हम सिर्फ अपने ही सूरज से लेकर के शनि तक जो ग्रह हैं पकड़ लो उनको और देखो खाली वो है निरायन, बगैर आयन का। ये साइडेरियल बोलते हैं। देखो हमारे शब्द भी जो है आसानी से समझ सकता है। निर मतलब विदाउट आयन, स विथ आयन, सायन, निरायन। और कहाँ लिखा है? विष्णु पुराण में लिखा है। I got into Jyotish because I was really interested in meditation and learning also about ancient history. And every time I would learn about an ancient culture like India or Egypt or somewhere, they would have astrology and it would be so important. And so I knew that there must be something to it, but where do we find the good sources? And so that led me to learning Kriya Yoga, which a lot of us in America, that's really one of our best connections that we can find. And so thankfully, learning Kriya Yoga, I had this guru, Roy Eugene Davis, and he learned directly from Yogananda. So it was a very deep connection. And in Yogananda's book, he has a chapter about astrology that just blows your mind if you read this chapter. And yeah, after reading that chapter, I was like, I've got to learn this, please help me. And so I would pray to God. I remember praying a lot about it. And it took me a few years before I found the guru that I really resonated with the most. His name is Ernst Wilhelm, and I started studying with him in 2012 and really studied all his material, went very deep into it. And he is a unique astrologer because, he was a good, skilled sidereal astrologer like me and like everyone else in California. But when he started reading the scriptures and the shastras, he found that actually it's not as clear to just do the sidereal calculations as you might think, because there are old books that say that. If you go into the shastras, there's a case that can be made for using tropical rashis. And when he actually started to try it, even his own students, he would get them to answer prajna tropical or sidereal, and he would have way better results with tropical. I was like, a younger kid at that time, and I was like, well, India's got these enlightened yogis, they must know what's right. I think sidereal's got to be the right way to go. You know what I mean? That's how a lot of us look at it. As it turned out,
when I really tried the tropical, it worked better. It just worked so much better. I don't want to upset anyone or try to say that this is the only way to go. But for me and for a lot of people, there is actually this movement that has started that is called tropical Vedic astrology, because the old texts, they make it pretty clear that the nakshatras were not aligned to the signs all the time like we commonly think now. You know, they say the winter solstice happened in Dhanishta, or it was called Shravishta nakshatra back then. You know, Dhanishta is all the way in like February now, so there is a big discrepancy. And if the signs really are always eternally connected to the nakshatras, how could they have said that? How could they have made such a big mistake? So yeah, so as I got like deeper into the nakshatras and reading the Rig Veda and reading the Vedic stuff too, I started realizing like, this is actually not as clear as you first learn when you read like Wikipedia. When you learn about Vedic astrology on Wikipedia school, there's an entire school of Jyotish that always has done it tropically, Tajika Jyotish, and they are preserving the Persian Tajik tradition, but they've blended it in with Jyotish, where they have like all this Jyotish techniques too. So that's really interesting. So I did sidereal astrology though for the first 5 years, and I liked it and I enjoyed it. So it's not like I'm completely against it, and I still keep the nakshatras sidereal always. But it's just that the Rashis itself is a word which means, normally it's translated as a heap, a pile, a clump. And that's accurate. I'm not saying that's not. So it's it can be seen that way, but Rashi also has a mathematical definition in Vedic mathematics, where it literally just means a 30-degree arc or a 30-degree section of space. So again, just like how the Europeans had sine, cosine, tangent, and they were symbolizing these 30-degree sections of a circle. Again, time is always seen as a circle and cyclical in India. If you're using sidereal zodiac, the constellations are not 30-degree even sections. They're actually not mathematical. Cancer is tiny. Cancer is like 10 degrees. Virgo is like 40 degrees. You know, Pisces is small. You know, like the constellations aren't actually these 30-degree sections. And if they, you know, if God wanted us to use sidereal, he could have just made it that way.